फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, ये कुछ की पॉइंट्स हैं और ये अगर आप कोई भी मेडिकल में कोर्स कर रहे हैं, एएनएम जेएनएम या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आप मेडिकल फील्ड से हैं, तो ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एकदम आपकी बेसिक जो नॉलेज है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं, लोग हाई चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें रहते हैं उनको पढ़ना भूल जाते हैं और लगभग 20 क्वेश्चन जो होता है वो बेसिक नॉलेज से ही आता है। तो वो क्वेश्चन जो इजी रहता है वो नहीं जब कर पाते हैं तो वही होता है कि सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, कल हम लोग जो 24 तक क्वेश्चन देख चुके थे, आज हम लोग की बारी है। आज हम लोग 25वें क्वेश्चन से देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सघन मिशन इंद्रधनुष किन क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। सघन मिशन इंद्रधनुष जो होता है वो किन क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। तो वो जो किया जाता है वो दुर्गम क्षेत्रों में वीपीडी सस्पेक्टेड बच्चे जिस क्षेत्र में मिले हों या उस क्षेत्र के बच्चे जिन्होंने पिछले 3 माह से छूट जा रहे हों। मतलब कहने का मतलब ये है कि सघन मिशन जो इंद्रधनुष होता है वो ऐसे क्षेत्रों में लागू किया जाता है जहाँ पर जो बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, जैसे हिली एरिया की बात करें वहाँ पे, या फिर कुछ स्लम एरिया होता है, झुग्गी झोपड़ियों का जो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि वैक्सीनेशन से बच जाते हैं। मतलब उनको वहाँ तक वैक्सीनेशन नहीं पहुँच पाता है या फिर कोई भी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से वहाँ पहुँचना मुश्किल रहता है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या किया जाता है, या फिर 3 माह से बात कर रहा है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं कोई ऐसा एरिया है, स्लम एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और इतना ज़्यादा बाढ़ आ चुका है वहाँ पे कि वहाँ पे किसी भी हेल्थ वर्कर का वहाँ पे जाकर वैक्सीनेशन करना संभव ना हो। तो ऐसे क्षेत्रों में जब वहाँ के एरियाज़ ठीक हो जाते हैं तो वहाँ पे सघन मिशन इंद्रधनुष को लागू किया जाता है, जिसकी वजह से कि जितने भी वैक्सीनेशन छूटे हैं बच्चों को वो लग जाएँ। तो इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है, इस वजह से वहाँ पर लागू किया जाता है। ठीक है। सघन मिशन इंद्रधनुष एवं नियमित टीकाकरण में क्या अंतर होता है। तो देखिए, सघन मिशन इंद्रधनुष छूटे हुए जो बच्चों के लिए करते हैं, जबकि नियमित टीकाकरण प्रत्येक महीने की निर्धारित इनको करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे भी जो भी कुछ कंडीशन की वजह से अगर वो छूट जाते हैं बच्चे टीकाकरण के लिए, तो वहाँ पे सघन मिशन इंद्रधनुष लागू किया जाता है, जिससे कि वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि हाँ, यहाँ के बच्चे छूट चुके हैं तो इन्हें एक एक बच्चे को वैक्सीनेशन देना है। और जो नियमित टीकाकरण होता है तो वहाँ हर एक महीने पे आकर जो एएनएम होती हैं वो क्या करती हैं, केंद्र पर बैठती हैं और बच्चों का टीकाकरण करती हैं। तो नियमित हो गया ये टीकाकरण और सघन मिशन इंद्रधनुष में ये अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परिवार नियोजन के अस्थायी साधन एवं अस्थायी साधन क्या हैं, नाम बताएं। तो देखिए, जो परिवार नियोजन होता है जिसको हम फैमिली प्लानिंग कहते हैं या फिर कंट्रासेप्टिव मेथड का इसमें यूज किया जाता है, वो कौन सा होता है। तो महिला एवं पुरुष नस्लबंदी जो होता है वो एक अस्थायी साधन होता है। इसका मतलब है कि ये परमानेंट मेथड है। तो अगर महिला है तो उसमें ट्यूबेक्टॉमी किया जाता है, उसकी जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें किया जाता है, और अगर मेल है तो उसमें वैसेक्टॉमी किया जाता है, जिसकी वैस होती हैं उनको कट करके सर्जरी किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये एक परमानेंट मेथड होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये किसी भी बार चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप कुछ भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जैसे मालायन, छाया ये सब यूज करें। और अस्थायी मतलब ये टेम्परेरी मेथड जो होता है वो क्या क्या होते हैं, मालायन हो गया, छाया हो गया, अंतरा हो गया। अंतरा के इंजेक्शन आते हैं जो कि 3 महीने के लिए प्रोटेक्टिव का काम करते हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारी महिलाओं को ये नहीं पता रहता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो देखिए, अंतरा इंजेक्शन अगर आप लगवाती हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर कहीं पे भी जाकर सब सेंटर पे भी लगवाती हैं, कहीं पे भी, तो आपके खाते में पैसे भी सरकार भेजती है। तो अच्छी बातें ये रहती हैं कि आप लोगों को ये सब जो मेथड होते हैं इनका यूज करना चाहिए, ना कि ऐसे ही बच्चे को पैदा करते रहें तो जिसकी वजह से बहुत सारी कंडीशन ख़राब आ जाती हैं, फिर आप एबॉर्शन करवाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए ये परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है ये लागू किया जाता है और इसको आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। तो ये माला जो छाया होता है ये एक टैबलेट फॉर्म में आता है। कंडोम जो होता है इसको बैरियर मेथड के नाम से जानते हैं, ये मेल द्वारा यूज किया जाता है। वहीं डायफ्राम जो होता है वो एक महिला के लिए होता है, तो इसको महिला द्वारा यूज किया जाता है। और 6 घंटे बाद, जब सेक्सुअल एक्टिविटी के 6 घंटे बाद इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि घर पर सुरक्षित प्रसव के लिए क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। तो ये अगर आपकी डिलीवरी घर पे हो रही है, किसी भी कंडीशन की वजह से हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं या फिर कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो घर पर अगर प्रसव हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक स्वच्छ स्थान
सिलेक्ट करना चाहिए और वातावरण जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन हो ऐसे एनवायरनमेंट का भी सिलेक्शन करना चाहिए। स्वच्छ ब्लेड, ब्लेड मतलब होता है जो चीरा लगाने का होता है, ब्लेड का यूज करना चाहिए। ये नहीं कि उसमें जंग लगे हुए हैं या फिर हाइजीनिक तरीके से नहीं साफ़ है, उसमें पहले से ही कीटाणु उपस्थित हों, फिर जब वो आपकी ब्लड के कंटेंट में आएंगे तो आपको इन्फेक्शन होने का खतरा रह सकता है। नाल बांधने के लिए स्वच्छ धागा का यूज करना चाहिए और नाल मतलब होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। नवजात शिशु के लिए स्वच्छ वस्त्र, पहले से ही प्रॉपर एक वस्त्र का इंतजाम कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेबी आउट हो गया, डिलीवरी उसकी हो गई, फिर आप कपड़ा खोज रही हैं, हाँ कहाँ पे कपड़ा है, कहाँ पे कपड़ा है, तो उसके लिए पहले ही प्रॉपर अच्छे तरीके से एक अच्छा साफ़ वस्त्र ढूंढ लेना चाहिए। प्रशिक्षित दाई, जो भी दाई करवा रही है, जैसे कि गांव में होता है, बहुत सारी महिलाएं होती हैं, उनको नहीं पता रहता है, वो ऐसे ही डिलीवरी उनको करवाने के लिए बुला लिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिनके पास नॉलेज हो उन्हीं से डिलीवरी करवानी चाहिए, नहीं तो आपको हॉस्पिटल में करवाना चाहिए। ज़्यादातर प्रेफर यही करना चाहिए कि हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, वो मोस्ट बेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ड्यू लिस्ट एवं सर्वे रजिस्टर में क्या अंतर होता है। तो ये सब बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको आई होप पता भी होगा पहले से, अगर नहीं भी पता है तो भी कोई बात नहीं, आप एक बार वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो ड्यू लिस्ट एवं सर्वे रजिस्टर में क्या अंतर होता है। ड्यू लिस्ट में सभी बच्चे एवं गर्भवती की सूची होती है जिनका आयोजित सत्र के दिन टीका पड़ना है। सर्वे रजिस्टर में क्या होता है, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के आवंटित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार की उपस्थिति, गर्भवती महिला, योग दंपति एवं 0 से 5 साल के बच्चे की सूची होती है। तो ये होता है ड्यू लिस्ट एवं सर्वे रजिस्टर। मतलब ड्यू लिस्ट में सभी गर्भवती की सूची रहती है जिनका आयोजन किया रहता है कि सत्र के दिन टीका इनको लगना है, तो ड्यू लिस्ट ये होता है। लेकिन जो सर्वे रजिस्टर होता है इसमें सभी बच्चे जो हो गए और परिवार नियोजन के बारे में जितनी महिलाएं हैं, गर्भवती हैं, लैक्टेटिव मदर हैं, उन सब का रिकॉर्ड इसमें होता है, तो वो होता है एक सर्वे रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एनाफ्लैक्सिस किट में क्या क्या होता है। तो एनाफ्लैक्सिस किट में क्या होता है, तो फर्स्ट है कि 3 MP आर्डिलिन होता है, डोज का विवरण होता है और इंसुलिन या एडी सिरिंज होती है। तो एनाफ्लैक्सिस किट में ये 3 चीज़ें उपस्थित रहती हैं और कुछ नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमसीपी जो कार्ड होता है उसका पूरा नाम क्या होता है। तो एमसीपी बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो काफ़ी इजी है, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको शायद भूलेगा नहीं। तो एमसीपी का फुल फॉर्म मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है ना, अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको भूलेगा नहीं और ये नंबर आपको दिला के जाएगा। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा और अच्छी बात है कि आपको नंबर भी दिला रहा है और क्वेश्चन भी ईजी है। तो ऐसा ना हो कि आप ईजी क्वेश्चन को छोड़ दें, तो ये काफ़ी बेकार होगा। हार्ड क्वेश्चन को छोड़ें तो वो अच्छी बात होगी, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो काफ़ी आपके लिए भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको हिंदी में देखिए तो मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि RCH का पूरा नाम लिखें। तो RCH का जो पूरा नाम होता है उसको रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के नाम से जानते हैं। इसके कार्यक्रम भी बहुत सारे चलाए गए, जैसे 2002 में चलाया गया, तो ये सब भी हम लोग देखते हैं। VHSND का फुल फॉर्म क्या है। तो विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे, इसको हम हिंदी में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो VHSND का अगर कोई फुल फॉर्म पूछे तो आज से आपको बताना है कि विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NCD का फुल फॉर्म होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है NCD का फुल फॉर्म होता है। जो RCH है, RCH में कितने पार्ट होते हैं, किस पार्ट में कौन सी जानकारी लेते हैं। तो RCH के जो पार्ट्स होते हैं वो 3 होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहले भाग में क्या होता है कि योग दंपत्ति की सूचना होती है, जो एलिजिबल कपल होते हैं, मतलब 15 से 45 साल की एज के जो कपल्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। सेकंड में क्या होता है कि गर्भवती का पूर्ण विवरण होता है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें क्या कंडीशन है, कैसा क्या है, उनमें एक एक फीमेल का अच्छे तरीके से विवरण होता है। थर्ड में क्या होता है कि बच्चों के टीकाकरण के संबंधित सारी जानकारियाँ होती हैं। तो ये होता है RCH के 3 पार्ट्स कुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य केंद्र पर कौन से रजिस्टर होते हैं, सभी के नाम लिखें। तो देखिए स्वास्थ्य केंद्र मतलब उपकेंद्र सब सेंटर पे कौन कौन से रजिस्टर रखे जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि आपको 4 रजिस्टर दे देगा और उसमें से पूछेगा कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो सब सेंटर पे नहीं रहता है, ठीक है, तो उसमें आपको लगाना रहता है। तो अगर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तभी आप वहाँ पर कर पाएंगे। तो देखिए कौन कौन से रजिस्टर होते हैं। तो उपस्थित पंजिका रहती है, OPD रजिस्टर होता है, ANC जाँच रजिस्टर मतलब एंटीनेटल केयर की जाँच रजिस्टर होता है, स्टॉक जितने भी आए रहते हैं वो सारे होते हैं,
हैं। इंडेंट रजिस्टर मतलब आप कौन से स्टॉक को मंगा रही हैं उसमें इंडेंट करना रहता है, तो वो इंडेंट रजिस्टर होता है। निरीक्षण पंजिका होता है और शिकायत पंजिका भी होता है। तो ये कुल 7 रजिस्टर होते हैं जो स्वास्थ्य केंद्र पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस किस वैक्सीन पर वीवीएम नहीं होता है। तो ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं है जिसमें वीवीएम नहीं होता है, सारी वैक्सीन्स पर वीवीएम लिखा रहता है। अच्छा, वीवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वीवीएम का फुल फॉर्म होता है वैक्सीन वायल मॉनिटर। क्या होता है? वैक्सीन वायल मॉनिटर इसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया के लक्षण क्या होते हैं? निमोनिया आप जैसा कि जानते हैं कि एक श्वसन तंत्र संबंधित बीमारियां हैं। तो अगर श्वसन तंत्र में संबंधित बीमारियां हैं तो इसका मतलब है कि खांसी बढ़ेगा, तेज़ी से सांस लेते समय छाती का धंसना, तो ये सब क्रिटिकल कंडीशन आएंगी। अगर सांस से रिलेटेड बीमारियाँ हैं तो उसमें यही सब होता है, खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ होता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं निमोनिया के लक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संचारी रोग एवं गैर संचारी रोग से परिभाषित करिए। तो आपको ये पता ही होगा, संचारी रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो वो किसी भी थ्रू हो सकते हैं, जैसे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया या फिर कोरोना को आप देख सकते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंसर ऐसी बीमारी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। वहीं अगर हम बात करें कोरोना की, टीबी की या फिर हैंसन डिजीज जिसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं, ये सब बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नियमित टीकाकरण में लाल और काला थैला का उपयोग क्या है? ये मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बायो हैजर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, कचरा निस्तारण की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ नियमित टीकाकरण की बात कर रहा है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, जो थैले का सत्र स्थल पर होने वाले कचरे के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन लाल बैग में खतरे वाली चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे चुभने की, काटने की संभावना होती है, लेकिन काला बैग में सामान्य चीज़ों को रखा जाता है। देखिए, जो हॉस्पिटल कचरा निस्तारण विधि होती है उसमें लाल रंग, उसमें जो चुभने और कटने वाली चीज़ें रहती हैं वो किस में डाला जाता है? वो वाइट वाले में डाला जाता है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है नियमित टीकाकरण की, तो नियमित टीकाकरण में लाल बैग होता है और एक काला बैग होता है। यहाँ पे 2 ही बैग होते हैं। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे 5 बैग होते हैं, जिसमें कि काला होता है, वाइट होता है और फिर येलो होता है, रेड होता है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे नियमित टीकाकरण में 2 ही होते हैं, जिसमें कि लाल वाले में सारे जो जितने भी इन्फेक्टेड चीज़ें होती हैं, जितने भी ऐसे वैसे सामान हैं, शार्प चीज़ें हैं, सब उसको हम लाल बैग में डालेंगे। और जो काला है उसमें जैसे कि बिस्किट की पॉलीथीन हो गई, मतलब जिसमें कम्युनिकेबल चीज़ें ना हो, नॉर्मल ऐसे कचरा हो, उसको हम काले बैग में डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण प्रतिरक्षण एवं संपूर्ण प्रतिरक्षण को परिभाषित करें। तो पूर्ण प्रतिरक्षण क्या होता है? जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु में सभी लक्षित टीका से प्रतिरक्षित बच्चे को पूर्ण प्रतिरक्षित कहा जाता है। संपूर्ण प्रतिरक्षण क्या होता है कि जन्म से 2 तक सभी लक्षित, मतलब 2 वर्ष तक सभी लक्षित टीका से प्रतिरक्षित बच्चे को पूर्ण प्रतिरक्षित कहा जाता है। इसका मतलब मैं समझाती हूँ। जैसे कि अगर 1 वर्ष का बच्चा है, उसको सारे टीकाकरण लगे हुए हैं, तो उसको हम पूर्ण प्रतिरक्षण के नाम से जानते हैं, मतलब इसको कंप्लीट इम्यूनाइजेशन हुआ है। वहीं अगर 2 साल का बच्चा है और 2 साल में जितने भी आते हैं टीकाकरण, वो सारे उस बच्चे को लगे हुए हैं, तो उसको हम संपूर्ण प्रतिरक्षण के नाम से जानते हैं। ये होता है दोनों में अंतर। याद रखेंगे, 1 साल का बच्चा है और उसको जितने भी 1 साल के अंतर्गत टीकाकरण लगते हैं, जो भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अनुसार जितने भी टीकाकरण लगते हैं, उसको सब कुछ लगे हुए हैं, तो वो पूर्ण प्रतिरक्षण कहलाएगा। और वहीं अगर 2 साल का बच्चा हो गया है और जितने भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार जितने टीके होते हैं, उसको सारे टीके लगे हुए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? संपूर्ण प्रतिरक्षण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टीका से दूसरे टीका में कितने दिन का अंतर होना चाहिए? तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि 28 दिन का या 4 वीक का जो अंतर होता है वो होना चाहिए। यही क्वेश्चन घुमा के भी कुछ पूछ लेता है कि अगर गर्भवती महिला को इंजेक्शन लगा है आज इतनी तारीख को, तो अगला टीटी का इंजेक्शन जो है उसे कब लगेगा? तो उसमें आपको जोड़कर बताना रहेगा कि 1 महीने का आप गैप कर देंगे, फिर उसके बाद उसको लगेगा। या फिर ऐसा भी वीक में भी दिया रहता है कि अगर टीटी का इंजेक्शन इतने वीक पे लगा है तो फिर नेक्स्ट टीका जो है उसे कब लगेगा, तो 4 वीक के गैप के बाद लगता है। कोई भी इंजेक्शन होता है अगर एक लगा रहता है तो 4 वीक का अंतर उसमें होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न टीका का देने का रूट, साइट एवं कोड बताएं। तो जैसे कि जो टीके होते हैं वो कौन कौन से किस किस रूट में लगते हैं उनको बताना है। देखिए, बीसीजी जो होता है 15 डिग्री पर लगता है, इसको हम एंट्राडर्मल लगाते हैं, लेफ्ट आर्म में लगाते हैं। अपर आर्म में ही सारे टीके लगते हैं, कोई भी लोअर आर्म में नहीं लगता। अच्छा, अपर आर्म का मतलब पता है आपको? लोअर आर्म मतलब यहाँ से लग रहा है, अपर आर्म मतलब ऊपर की साइड लग रहा है। तो यहाँ पे जब टीके लग रहे हैं तो उसको हम अपर आर्म के नाम से जानते हैं।
तो BCG का जो टीका है 15 डिग्री पर लगता है। पेंटावैलेंट का जो टीका है वो इंट्रामस्कुलर, जिसको हम IM कहते हैं, लेफ्ट थाई पे लगता है, 90 डिग्री पे लगता है। PCV का टीका इंट्रामस्कुलर लगता है और राइट थाई पे ये भी लगता है, ये भी 90 डिग्री पर लगता है। FIP जो है वो इंट्राडर्मल लगता है, राइट आर्म पे लगता है, 15 डिग्री पर लगता है। DPT का टीका इंट्रामस्कुलर लगता है, लेफ्ट थाई पे लगता है और 90 डिग्री एंगल पर इसको हम लगाते हैं। वहीं बात करें MR की, तो देखिए MR जो होता है वो सबक्यूटेनियस लगता है, 45 डिग्री पर लगता है, राइट आर्म पे लगता है। JE का जो टीका है इंट्रामस्कुलर लगता है, लेफ्ट थाई पर लगता है और 90 डिग्री एंगल पर लगता है। TD का जो टीका है वो इंट्रामस्कुलर लगता है, लेफ्ट आर्म पे लगता है, 90 डिग्री पर लगता है। OPV ओरल माउथ होता है, ये 60 डिग्री कोई एंगल नहीं होता, मतलब इसको पिलाने की, ये ओरली दिया जाता है तो पिलाने का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। देखिए बहुत कम ही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो पिलाने का रूट होता है वो किस एंगल से पिलाया जाता है, तो 60 डिग्री आपको लगाना है। बाकी यही पूछा जाता है कि OPV का जो टीका है वो किस रूट से देते हैं, IM IV ऐसे दिया रहता है, तो उसमें आपको लगाना है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, मतलब इसमें ओरली पिलाते हैं। सेम वैसे RVV भी होता है, इसको भी ओरल ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खसरे के संदिग्ध मरीज को विटामिन ए की कितनी मात्रा दी जाती है। तो अगर देखिए 9 माह से 11 माह, मतलब जैसे देखिए अगर 1 साल से कम का बच्चा है, बस इतना ही आपको याद करना है कि 1 साल से कम का बच्चा है तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और अगर 1 साल से ऊपर का बच्चा है, 2 साल का हो गया है, तो उसको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। 1 साल से कम है तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और 1 साल से ऊपर है तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। बस इतना ही आपको याद करना है। पूरा नाम बताएं। तो फुल फॉर्म है यहाँ पे HBNC, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। HBNC का फुल फॉर्म क्या होता है, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। IFA का फुल फॉर्म होगा आयरन फॉलिक एसिड। FA का फुल फॉर्म होगा फॉलिक एसिड। ANC का फुल फॉर्म होगा एंटीनेटल केयर। PCV का होगा न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। मैंने क्या बताया था आपको, अभी आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। PCV IPV इन सब के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी ना। तो इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुकी है की पॉइंट्स की, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तभी आपको मज़ा आएगा। RVV जो होता है वो रोटा वायरस वैक्सीन होता है। आशा का फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आशा का फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। AVD का फुल फॉर्म क्या होगा, अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरेड। LMP का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। EDD का एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ANM का एक्चुअली नर्स एंड मिडवाइफ। तो ANM का तो फुल फॉर्म आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आप वही कोर्स कर रही हैं और आपको ना पता हो तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि खसरा रुबेला की पहचान एवं लक्षण क्या है। तो देखिए खसरा क्या होता है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को जिसे बुखार एवं पूरे शरीर में घमौरी वाला लाल दाना होना खसरे के मुख्य लक्षण हैं, ठीक है। तो खसरा क्या होता है, खसरा किसी भी उम्र के व्यक्ति को जिसे बुखार हो या फिर उसके पूरे शरीर पे घमौरियाँ हों, लाल दाने हों, तो उसको हम खसरा के नाम से जानते हैं। रुबेला क्या होता है, रुबेला होता है आमतौर पर बच्चों में होने वाली बीमारी है, परंतु गर्भावस्था के शुरुआती में इसका संक्रमण होने पर स्वतः गर्भपात, भूड, मृत्यु, जन्म एवं बच्चे में गंभीर जन्मजात दोष हो जाते हैं। देखिए मैं एक बात बताऊँ आप लोग को, जो भी मैं चीज़ें फुल फॉर्म बताई हुई हूँ और जो एंगल बताई हुई हूँ, तो वो आई होप आप लोग को लग रहा होगा मैं जल्दी जल्दी बता दी हूँ, तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को पढ़ा दी हूँ। अब अगर आपको लगता है कि आपको लिख लेना चाहिए ये सारी चीज़ें, तो आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद वो सारी चीज़ें उतार लीजिए अपने नोटबुक में उतारेंगी तो इसका ही फ़ायदा रहेगा, आपको बार बार वीडियो नहीं खोजना पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा ये रहेगा कि आप फिर याद कर सकते हैं, और नहीं भी उतारना चाहते हैं, आपका माइंड अगर अच्छा है, मतलब आपको ऐसे वीडियो से याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं, 2 की स्पीड पे देख सकते हैं। एक बार अगर आप वीडियो देखे रहेंगे तो दोबारा आपको 2 की स्पीड में ही देखना पड़ेगा। 20 मिनट की वीडियो है तो वो आपको 10 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो जैसा आप कंफर्ट फील करें, एज योर विश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र के अंतर्गत कितनी तरह की बैठक की जाती है, सभी के नाम लिखें। तो स्वास्थ्य उपकेंद्र जो होता है उसमें कुल 5 प्रकार की जो बैठक हैं वो की जाती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य उपकेंद्र की बैठक हो गया नंबर 1, दूसरा हो गया सेक्टर बैठक, तीसरा हो गया AAA बैठक, चौथा हो गया VHSNC बैठक, VHSNC बैठक, VHSNC बैठक, और 5वां जो हो गया सास बहू सम्मेलन। तो ये सारी बैठक होते हैं जो कि एक सब सेंटर पे किए जाने चाहिए,
और एक हेल्थ एजुकेशन के लिए भी किया जाना चाहिए, परिवार नियोजन के बारे में भी किया जाता है। बहुत सारे बैठक होते हैं जो वहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। हाँ, किशोरियों के लिए हेल्थ एजुकेशन हो गया, परिवार नियोजन के लिए हेल्थ एजुकेशन हो गया। तो ऐसे सारे बैठक जो होते हैं वो सब सेंटर पे किए जाते हैं। मेनली जो काम होता है ना एएनएम का, वो हेल्थ एजुकेशन देना ही होता है, क्योंकि वो गाँव में सब लोग प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से एजुकेटेड नहीं रहते हैं। उनको एजुकेशन देने के लिए ही बैठकें की जाती हैं। सो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, ऐसे ही की पॉइंट्स लाते रहेंगे, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो थैंक यू।